देवियों और सज्जनों, मैं कैप्टन विवेक जैन मेरे 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संक्षेप में शेयरों में व्यापार की व्याख्या करूंगा और ये बताऊंगा कि इक्विटी शेयर से हम सबको आमदनी कैसे बढ़ती है। साथियों, अपने पहले के एपिसोड्स में मैंने बताया है कि इक्विटी शेयर क्या है और ये सब आप अब जानते हैं। हमने चर्चा की है कि इक्विटी शेयरों का कारोबार कैसे किया जाता है। कारोबार का अर्थ है बेचना और खरीदना, और ये कहां बेचते और खरीदते हैं? एक शेयर बाजार में। स्टॉक मार्केट में उस जगह को हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जहां पर ब्रोकर्स या दलाल होते हैं। आजकल तो ये कंप्यूटर्स के द्वारा हो जाता है और हम इक्विटी शेयरों का कारोबार आराम से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जिन सब का डिटेल्स भी मैं आपको बाद के एपिसोड में जरूर बताऊंगा। लेकिन शेयरों की कीमत निर्धारित कौन करता है शेयर बाजार में? ये आम जनता करती है, आप और मैं। और ये होती है नीलामी की प्रक्रिया से, जिसे हम कहते हैं बाय ऑक्शन, डिमांड एंड सप्लाई द्वारा, मांग और आपूर्ति द्वारा। साथियों, इक्विटी शेयरों से व्यापार और मुनाफा कैसे होता है, अब इसको हम डिटेल्स में इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे मांग और आपूर्ति की, जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी शेयर की मांग ज्यादा है, अधिक है, उसकी आपूर्ति के मुताबिक के मुकाबले में, डिमांड यानी कि सप्लाई से ज्यादा है, इसका मतलब खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो उस शेयर की प्राइस, उस शेयर की कीमत नीलामी की प्रक्रिया के साथ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिमांड ज्यादा रहेगी वो बढ़ती रहेगी। डिमांड जब कम हो जाएगी, मांग जब कम हो जाएगी और आपूर्ति शेयरों की रहेगी, तब इसका ये मतलब होता है कि बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो शेयर्स के दाम कम हो जाते हैं। तो इस तरह से मांग और आपूर्ति के द्वारा शेयर्स के दाम आम जनता यानी कि आप और मैं निर्धारित करते हैं। मांग और आपूर्ति बहुत से चीजों पर निर्भर करता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसे लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, वो है कंपनी किस तरह की है, किस स्टैंडर्ड की है, किस क्वालिटी की है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का काम काज कैसा चल रहा है, वो फायदे में है कि नहीं। शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी के मालिक होते हैं, उनको ठीक तरह से डिविडेंड, ठीक तरह से कमाई की का पोर्शन मिल रहा है कि नहीं, उस हिसाब से उस शेयर को लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे जहां पर उनको लगता है कि उनकी कमाई ज्यादा होगी, मुनाफा ज्यादा होगा। अब ये तो समझ में आ जाता है कि किसी भी शेयर की कीमत एक नहीं रहेगी, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उसमें रहेगा ही, और ये हमको इस चीज को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा और आपका एक विचार है कि ये शेयर की क्या कीमत होनी चाहिए, इसकी क्या मांग है, और उसी हिसाब से उसकी कीमत में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। ये समझते हुए कोई ये पूछ सकता है कि भाई, जब शेयर मार्केट इतना गतिशील है, इतना अनिश्चित है, जिसमें किसी भी शेयर की कीमत की कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, तो हम इसमें अपने कमाए हुए पैसे को, जो हमने बड़ी मुश्किल से कमाया है, उसे जोखिम में क्यों डालें, उसे रिस्क पर क्यों रखें? इसका मैं आपको कुछ रीजंस दे सकता हूं। क्योंकि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, बढ़ रही है,
किसी भी बाजार अपने व्यापार और सेवाओं के वजह से अच्छा है, हेल्दी है, और अगर आम जनता पैसा खर्च कर रही है, चीजों को खरीद रही है, कंपनीज को मुनाफा हो रहा है बिजनेस में, तो उस कंपनी और उन सारी कंपनीज के शेयरों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उनको लाभ होगा। जब उनको लाभ होगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा लाभ वितरित करेंगे, और जब शेयर होल्डर्स को लाभ मिलेगा तो वो उन कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। तो ये शेयर होल्डर्स के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से कंपनी की कीमत को निर्धारित करें। और शेयर होल्डर्स को लाभ जो मिलता है वो, ये तो सही बात है, समझ में आनी चाहिए, जितने शेयर्स होंगे उतना ही डिविडेंड या लाभ मिलेगा। जिनके पास शेयर ज्यादा होंगे उनको कंपनी के लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिनके पास शेयर्स कम होंगे उनको कंपनी के लाभ का कम हिस्सा मिलेगा। अब मुझे आपको ये बताना चाहिए कि जो मुनाफा कंपनी कमाती है उसे करीब करीब किस तरह से बांटा जाता है। अब कोई भी कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि उस कंपनी की सारी पॉलिसीज को निर्धारित करते हैं, और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास काफी शेयर्स होते हैं, तो वो भी अपने आप को नॉमिनेट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एंट्री उनको मिलती है। और कई बार अच्छे उद्योगपति हैं दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज के, उन उद्योगपति को भी उनके एक्सपीरियंस की वजह से और कंपनी को ठीक से अच्छी तरह से चलाने की वजह से उनको भी बोर्ड में इनवाइट किया जाता है। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं, 8, 10, 15, वो कंपनी के डिसीजन के ऊपर में है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं जो कि उस कंपनी को अपने हिसाब से एक दिशा देंगे, जिससे कंपनी अच्छा चले, उसके सामान खूब बिके और उनको मुनाफा हो जो वो शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को, जैसे मैंने बताया, दिशा देते हैं, चलाते हैं, वो हमेशा महीने में एक बार हुआ, 2 महीने में एक बार हुआ, कहीं 15 दिन में एक बार हुआ, वो आपस में मिलते रहते हैं, मिलकर बातचीत करते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है जिसकी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और किसी और मामले को कैसे सुलझाया जाए, कंपनी के फायदे को कैसे बढ़ाया जाए, ये उनका काम होता है। लेकिन किसी भी कंपनी जब लाभ होता है, सारे के सारे लाभ को बांटा नहीं जाता, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, और पूंजी अगर आप उधार लेंगे तो उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, कभी कभी उधार लेना भी पड़ता है, लेकिन ज्यादातर कंपनी अपने ही बलबूते पर अगर खड़ी रहे तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो लाभ का 100% हिस्सा कभी भी बांटा नहीं जाता, वितरित नहीं किया जाता, उसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, जिससे हम उससे उसको कंपनी में दोबारा निवेश करें, री इन्वेस्ट करें, भविष्य विकास के लिए, व्यापार के विकास के लिए। कभी कभी अगर कोई ऋण लिया हुआ हो तो उस ऋण को भी लौटा देंगे तो हमारा ब्याज भी कम लगेगा। कभी वर्किंग कैपिटल की जरूरत हुई या कोई और आवश्यकता हुई तो हम अपने ही कंपनी के फायदे और लाभ और मुनाफा किए हुए रुपए से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। कितना हिस्सा रखना है, कितना बांटना है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही निर्धारित करते हैं। और जो हिस्सा बांटने के लिए उन्होंने निर्धारित किया है, वो जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, जितना उन लोगों के पास शेयर्स होगा, उस प्रोपोर्शन में उन लोगों को लाभांश मिलेगा, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, ये सारा निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, और फिर वो अपना निर्णय शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और उनका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही उनका वो डिसीजन लागू होता है। और डिविडेंड एक तरीका है जो कंपनी अपने लाभांश का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में बांटती है, और शेयर होल्डर्स को वो हर साल जैसे जैसे डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है मिलता है। दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, पूंजी की बढ़ोतरी, जो कि जैसा मैंने बताया, जैसे ही शेयर्स
या कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा, शेयर्स की मांग ज्यादा होगी, तो शेयर मार्केट में लोग उसे ज्यादा खरीदना चाहेंगे और उस शेयर की कीमत नीलामी की प्रक्रिया के अनुसार ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो ये जब बढ़ेगी तो हमारे शेयर की कीमत जब बढ़ जाएगी तो वो हमारा बढ़ोतरी है, हमारी पूंजी की बढ़ोतरी है। इसी तरह से कैपिटल एप्रिसिएशन स्टॉक मार्केट में होता है। पूंजी की बढ़ोतरी, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये कैसे होता है? जैसा मैंने आपको संक्षेप में बताया, ये व्यापारी और निवेशक शेयर बाजार में जो आप और मैं हैं, हमारी आम धारणा के अनुसार होता है। हम एक स्वस्थ मांग और आपूर्ति की क्रिया को प्रकट करते हैं, अपने ये सोच कर कि भाई इस कंपनी के शेयर्स हमें रखने चाहिए और खरीदने चाहिए या इसे बेच देना चाहिए। उसी तरीके से नीलामी की प्रक्रिया से शेयर बाजार में किसी भी शेयर की कीमत का उतार चढ़ाव होता है। अच्छा, ये मांग और आपूर्ति क्या है? इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है या कोई फ्लैट खरीदना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई जमीन खरीदनी है, और उसी तरह की प्रॉपर्टी या फ्लैट हो या घर हो या लैंड हो या जमीन हो, अलग अलग जगहों में उनकी अलग अलग कीमत होगी। ये आप जानते हैं और हम सब जानते हैं। अलग शहरों में अलग कीमत होगी, दूसरी जगह में अलग कीमत होगी, किसी एक शहर में अलग अलग जगहों में अलग अलग कीमत होगी। ये सब कीमतें कौन निर्धारित करता है? अगेन ये हम, फिर मैं जैसे मैंने कहा, हम और आप ही इसे निर्धारित करते हैं, वही मांग और आपूर्ति के ऊपर। किसी जगह उसकी मांग ज्यादा है, किसी जगह उसकी मांग कम है। अब जैसे अगर 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हम खरीदना चाहें किसी एक शहर में, तो हो सकता है आज हमें वो 50 से 60 लाख के अंदर में मिल जाए। लेकिन अगर वही फ्लैट हम मुंबई जैसे शहर में जाके खरीदना चाहेंगे, तो आप सबको पता होगा कुछ करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। फ्लैट का साइज वही है, फ्लैट का स्टैंडर्ड वही है, क्वालिटी वही है, फिर भी एक शहर में 50-60 लाख 70 लाख में मिल जाएगा, तो दूसरे शहर में और मुंबई में वो 2-3-4 करोड़ तक मांग लेंगे। ये वही मांग और आपूर्ति के कारण है। तो ये मांग और आपूर्ति कौन निर्धारित करता है? आप और मैं। अब हम वापस आते हैं पूंजी बढ़ोतरी की तरफ में। पूंजी बढ़ोतरी, जो कोई भी इक्विटी शेयर का जो मूल अंकित मूल्य होता है, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं, ये शुरू शुरू में होता है जब कंपनी शुरू होती है और उसके इक्विटी शेयर बांटे जाते हैं शेयर होल्डर्स में। हो सकता है 10 रुपए का मूल अंकित मूल्य हो सकता है 5 रुपए का हो सकता है 2 रुपए का हो, और 1 रुपए तक भी होता है आजकल। अब ये मूल अंकित मूल्य जब मार्केट में, शेयर बाजार में लोग कंपनी को देखते हैं, उसके लाभ को देखते हैं और उसकी मांग बढ़ती है, तो ये यही फेस वैल्यू बढ़ जाती है। लोग अगर 1 रुपए का शेयर है तो कोई उसको 2 रुपए के लिए में खरीदना चाहेगा, कोई 3 रुपए में खरीदना चाहेगा, कोई बेचने वाला बोलेगा नहीं मुझे तो 4 रुपए चाहिए। ये नीलामी की प्रक्रिया में जब दोनों की कीमतें निर्धारित हो जाती हैं, तो ये कीमत शेयर बाजार में अंकित हो जाती है शेयर्स की। इस वृद्धि को, फेस वैल्यू या मूल अंकित मूल्य की वृद्धि को जो शेयर बाजार में निर्धारित होती है, इसे ही हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, और यही हमारी पूंजी की बढ़ोतरी है। मैं इसके भी आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगस्त 2020 अभी चल रहा है, उस हिसाब से मैं बताता हूं आपको। 10 रुपए का अंकित मूल्य का शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का होता है। ये 10 रुपए का शेयर था जब शायद कंपनी आज से कम 43-44 साल पहले शुरू हुई थी, 1976-77 में। तो आज 2020 में इसकी कीमत आप सब जानते हैं पहुंच गई है करीब करीब 2100 रुपए। यानी कि 10 रुपए का अंकित मूल्य 2100 रुपए का मार्केट मूल्य हो गया है। 210 बार, 210 टाइम्स ये कीमत इसकी बढ़ गई है। कितना अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है, आप खुद सोचिए।
अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी का शेयर है, इसकी अंकित मूल्य 5 रुपया है और ये आज की समय में 900 रुपए से ज्यादा कीमत इसकी अभी है, यानी कि इसकी एप्रिसिएशन हुई है 180 बार। लार्सन एंड टूब्रो बहुत पुरानी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसके शेयर का मूल अंकित मूल्य 2 रुपया है और ये आज ये इसकी भी कीमत 900 रुपए से ज्यादा ही है, यानी कि ये 2 रुपए का शेयर 900 रुपए पे मिल रहा है, तो इसके मूल अंकित मूल्य की कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है 450 बार, टू 450 टाइम्स। और अब 1 रुपए के अंकित मूल्य का एग्जांपल देता हूँ, एचडीएफसी बैंक बहुत प्रचलित बैंक है, उसके शेयर की मूल अंकित मूल्य आज 1 रुपए की है और वो आज 1000 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। 1000 बार इसका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये मैंने आपको 5 चुनिंदा शेयर्स के एग्जांपल्स दिए हैं, इससे आप ये निर्धारित करिए अपने मन में कि किस तरह से मूल अंकित मूल्य का कैपिटल एप्रिसिएशन कुछ जैसे जैसे कंपनी अच्छा लाभ दिखाती है मार्केट में बढ़ जाता है। आप वित्तीय समाचार पत्र अगर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे दूसरी दूसरी कंपनियां भी मिलेंगी जिनमें आप देख सकते हैं कि उनका फेस वैल्यू क्या था और अब उनका मार्केट वैल्यू क्या है। तो साथियों, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा कमा रही हैं और जो अच्छा चल रही हैं, जो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा लाभांश वितरित करती हैं, जिनका कैपिटल एप्रिसिएशन मार्केट में अच्छा होता है, वो शेयर होल्डर्स और शेयर बाजार उनको खूब अच्छे पूंजी लाभ से रिवॉर्ड करता है। तो ये एक दोहरा लाभ हो गया, एक तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिला, लाभांश मिला जो हर साल मिलता है, रेगुलरली मिलता है एक अच्छी कमाने वाली कंपनी का, और दूसरा शेयर होल्डर को मार्केट से पूंजी लाभ होता है। तो इसे ही हम कहते हैं दोहरा लाभ। ये जो पूंजी लाभ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इन्फ्लेशन से आगे बढ़कर है। जैसे मुद्रास्फीति हम कहते हैं, मुद्रास्फीति एक राक्षस की तरह पैसे के मूल्य को कम कर देता है, और जब हमारा पैसा शेयर मार्केट में कैपिटल एप्रिसिएशन से पूंजी लाभ से बढ़ेगा और वो मुद्रास्फीति से ज्यादा बढ़ेगा, तो उस पूंजी लाभ को हम उस कंपनी के पूंजी लाभ को मार्केट ज्यादा वैल्यू देता है। और लाभांश का हम क्या करें, वो भी तो हमें मिलता है कंपनी से। जैसा मैंने कहा था, लाभांश को हम उपयोग कर सकते हैं अपने घर के खर्चे में और बहुत दूसरे दूसरे उद्देश्यों में, जहां हमारी इच्छा हो अपने दिन प्रतिदिन मासिक व्यय में उसे खर्च कर सकते हैं। वो एक हमको अलग से मिला। और पूंजी लाभ, जब भी हम किसी शेयर को बेचेंगे तो उस पूंजी लाभ से हमारा पैसा कम से कम मुद्रास्फीति से आगे बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हुए, इतने सारे और सोर्सेज हुए, इंटरनेट हुआ और दूसरे माध्यम से लाभांश और पूंजी लाभ कौन कौन सी कंपनी को कितना शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, आप इसका पता लगाएं। बहुत आसानी से पता लगाया सकता है। शेयर बाजार में का कारोबार न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में और इंटरनेट में सब जगह आता है। जो कंपनियां सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड है मार्केट में, उन सब कंपनीज का आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, इसमें ऐसा भी होता है कुछ कंपनी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिनको बहुत अच्छा लाभ नहीं हो रहा है या नुकसान भी हो रहा है, तो उनके शेयर्स की दाम कीमत कम भी हुई है। एक बार बढ़ गई होगी, बढ़ने के बाद फिर लाभांश कम हो गया होगा या कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर हो गई होगी, तो शेयर के प्राइस कम भी हो जाते हैं। उतार चढ़ाव इसीलिए आता है कि किस तरह से आप और मैं कंपनी के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं और उसकी कीमत को निर्धारित करते हैं। हमें यही सीखना है साथियों कि हम किस तरह से अंतर करें कि कौन सी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कौन सी कंपनी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अगर हम ये
अंतर करना सीख जाएं, जान जाएं। देखने में और सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें और एनालिसिस करना समझना पड़ेगा, जो मैं अपने बाकी के एपिसोड्स में आपसे आहिस्ता-आहिस्ता चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा, जिससे आप भी कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस करना सीखें, समझें और किसी और के दोस्त के या किसी जानने वाले के या किसी दूसरे साथ लोग के अफवाह पर भरोसा ना करें। किसी के सुझाव या सलाह को सुन जरूर लें, लेकिन उसका डिसीजन फाइनली निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। ये निर्णय आपको मैं इसीलिए जोर देके कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आपका कमाया पैसा दांव पर लगाया जा रहा है। और जब आप अपना हार्ड अर्न मनी को दांव पे लगाते हैं, तो आपको ही निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा नहीं है। और इसको निर्धारित करने के कई तरीके हैं। ये तरीके जैसा मैंने आपको बताया अभी, मैं आपसे फ्यूचर के कुछ एपिसोड में बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से सोच सकेंगे कि मुझे इस बिजनेस में और इस शेयर में जाना है और इस शेयर में नहीं जाना है। तो इसके लिए आप मेरे फ्यूचर एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। तो साथियों, क्या कहते हैं आप सब? कि आज के लिए इतना पर्याप्त है? हमें इस पर विचार करना चाहिए और इसे अपनी यादों में संजो कर रखना चाहिए। मैं आगे के एपिसोड्स में, जैसा मैंने आपको कहा, चर्चा करूंगा, डिटेल में चर्चा करूंगा, जिससे आपको अपनी तरफ से जितना मुझे ज्ञान है, मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक कंपनी के व्यापार को समझा जाता है, उसके शेयरों की कीमत को समझा जाता है और किस तरह से हम एनालिसिस करें, जिससे हमको ये पता लगे, ये समझ में आए कि ये बिजनेस इस कंपनी का अच्छा है, ये कंपनी रखने लायक है और हम उसी हिसाब से फिर निवेश करेंगे। किसी भी कंपनी के कुल पूंजी निर्माण की आपको ज्ञान होना चाहिए, व्यापार की प्रगति का ज्ञान होना चाहिए, कंपनी के बैलेंस शीट को समझने का ज्ञान होना चाहिए, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लाभ एंड हानि का स्टेटमेंट कह सकते हैं, उसको पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए। साथियों, यदि आपको ये सब समझना है, तो आपको मेरे फ्यूचर के सारे एपिसोड जो आने वाले हैं, आप जरूर देखिएगा। और उसे देखने के लिए आपने अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो उसे दबा दीजिएगा, तो आपको मेरे सारे फ्यूचर के एपिसोड्स अपने स्क्रीन पर सही समय पे मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, आपका कोई प्रश्न हो तो उसमें जरूर लिखिएगा, अपने विचार भी उसमें प्रकट करिएगा। मैं सबका जवाब कोशिश करके आपको जरूर दूंगा। साथियों, आप सबसे जल्द ही फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।